हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये डिसोल्यूशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लिखा है डिसोल्यूशन। अगर मैं बेसिक मीनिंग की बात करूं तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बंद हो जाना, यानी मैं बोल सकता हूं उसको क्लोजर ऑफ एनीथिंग, क्लोजर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का बंद हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो हमारे अकाउंट्स में सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर हमारा डिसोल्यूशन जो हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके का कैसे? नंबर 1, आपका सबसे पहले डिसोल्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का, एंड सेकंड डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आप मेरी ये बात समझिए कि जब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स पढ़ते हुए टाइम, मैंने बोला था कुछ लोग आपस में एग्रीमेंट करके एक बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और वहाँ पर एक एग्रीमेंट जो करते हैं वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो अगर मैं उस एग्रीमेंट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ये ए ये बी ये सी। इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड की होंगी, वहाँ पर लिखी हुई होंगी। आने वाले टाइम में इनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो किसी पार्टनर को हमने एडमिट किया तो उसमें कुछ टर्मिनेशन करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करवाना पड़ेगा। कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, या फिर जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें कोई बदलाव कर दिया, कोई चेंज कर दिया। तो मैं अगर सिंपली बोलूँ तो ये जो हमारी डीड होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसमें अगर कोई भी चेंज होता है, चेंज बोलूँ या फिर मैं बोलूँ टर्मिनेशन, कोई भी टर्मिनेशन या फिर कोई चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये बिज़नेस है, इसको ए बी सी तीनों कंटिन्यू कर रहे थे, बट अभी इन्होंने सोचा कि नहीं यार अब बिज़नेस नहीं करना, अब बिज़नेस को बंद कर देते हैं। तो ये जो पूरी फर्म बंद हो रही है इसी को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, क्या हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले? नहीं, वो हम पढ़ चुके हैं। जब हमने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, जब हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब हमने पढ़ा था रिटायरमेंट या फिर डेथ, वो सब क्या था? चेंज, वो सब था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट अभी जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी फर्म कैसे बंद होगी। अब आपसे प्रैक्टिकली मैं पूछता हूँ कि एक फर्म, एक कोई दुकान है, कोई बिज़नेस है, वो कैसे बंद किया जाएगा। तो आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने स्क्रीन पर मैंने आपके लिए बना दी है एक बैलेंस शीट। ये देखिए, ये एक बैलेंस शीट है, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो वहाँ पर क्या होती है? लायबिलिटीज़। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो वहाँ पर क्या होती हैं? एसेट्स। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ए एंड बी दोनों का कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों ने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में। सो ए का कैपिटल इज़ 1 लाख एंड बी का कैपिटल इज़ 1 लाख। अब इन पर कुछ लायबिलिटीज़ हैं, कुछ इन पर देनदारी हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इनके बिजनेस पर लोन है 5 लाख का। इनके कुछ क्रेडिटर्स हैं, जैसे जिनसे इन्होंने उधार माल खरीदा हुआ था, इनके क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल 1 लाख के ये हैं। और यहाँ अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो इनके पास एक ज़मीन है, एक लैंड है 2 लाख रुपीज़ की, साथ में इनके पास एक बिल्डिंग है 4 लाख रुपीज़ की, और इनके पास कुछ कैश का बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। और ये इनकी बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ तो ये मैच हो जाती है, 8 लाख इधर एंड 8 लाख इधर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस बिज़नेस को बंद कर दीजिए तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपकी बात करूं तो आप क्या सोचेंगे? भाई सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, क्या इस ज़मीन को हम बेच सकते हैं? आंसर यस, क्योंकि इससे बेचकर क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा। क्या हम बिल्डिंग को भी बेच सकते हैं? आंसर इज यस। तो हम ज़मीन को बेचकर और बिल्डिंग को बेचकर, ज़मीन मान लो 2 लाख की बिक जाती है, फिर हमारी बिल्डिंग मान लो 4 लाख की बिक जाती है, हमारे पास पैसा कितना आएगा? 6 लाख। हमारे पास पहले से हमारे पास कैश में बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो हमारे पास कितने हो गए? 8 लाख। अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोन का पैसा 5 लाख लौटा सकते हैं, और साथ में हमारा जो क्रेडिटर का बैलेंस है 1 लाख, उसको भी हम वापस कर सकते हैं। तो हमारे 8 लाख में से जब हम 6 लाख का पेमेंट कर देंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 2 लाख रुपीज़। वो 2 लाख रुपीज़ किसको दे देंगे? ए को दे देंगे और बी को दे देंगे। सिंपल।
तो जब भी किसी बिजनेस को बंद करना है तो आप एसेट्स को बेच दीजिए और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दीजिए, फिर जो बैलेंस आपके पास बचता है वो पार्टनर्स को दे दीजिए। इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आपने क्या किया एग्जैक्टली, आपने सारी एसेट्स को रियलाइज़ किया। रियलाइज़ मतलब बेच देना, उससे पैसा आ जाना, फिर आपने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया और पार्टनर्स को बचा हुआ दे दिया। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या अगर हमारी ज़मीन हमारी बुक्स में 2 लाख की है तो ज़रूरी है क्या वो 2 लाख की ही बिकेगी? आंसर इज़ नो। भाई ये तो वेरी कर सकता है ना मार्केट में किस रेट में बिक रही है। तो देखो ये जो हमारा कैश का बैलेंस है ये तो 2 लाख रुपीज़ ही रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास कैश में अभी 2 लाख रुपीज़ है। ओके, फिर मैं कहता हूँ कि मेरी जो ज़मीन है ये 2 लाख की, ये 2 लाख की नहीं है, ये 2 लाख की हमारे यहाँ पर है। लेकिन जब मैंने इसके मार्केट में रेट लगाए, जब मैंने पता किया कि मेरी ज़मीन कितने की बिक सकती है, तो मुझे पता चला कि भाई मेरी ज़मीन बिक सकती है 5 लाख की। तो मैंने ज़मीन को बेच दिया। अभी मेरे पास कितना कैश और आ गया? 5 लाख। फिर मेरे पास एक बिल्डिंग 4 लाख की, मैंने इसके रेट लगाए तो मुझे पता चला कि भैया तो 10 लाख की बिक गई। मैंने अच्छे प्रॉफिट्स पर इनको बेच दिया 10 लाख की। अब आप ये देखिए हमारे पास कैश कितना आ गया। 2 लाख हमारे पास था, 15 लाख और आ गए तो हमारे पास कैश आ गया 17 लाख। 17 लाख। अब मेरी जो लायबिलिटी थी बिजनेस में वो कितनी थी? 5 और 1 6 लाख। तो क्या मैं अगर 6 लाख का पेमेंट कर दूंगा तो क्या फिर भी मेरे पास कितने बचेंगे? 11 लाख। अब 11 लाख में से अगर मैं सिर्फ कैपिटल की बात करूं तो 1 लाख इनको चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 9 लाख। वो क्या है? फ़ायदा है पार्टनर्स का, वो ले जाएंगे अपने घर में। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अगर इनका इक्वल रेशो था तो क्या 5,50,000 ए ले जाएगा और 5,50,000 बी ले जाएगा? सिंपल। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारी एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़ को रियलाइज़ करते टाइम पर अगर हमारा कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा होता है तो फ़ायदा कौन लेके चले जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। इसी सेम सिचुएशन को मैं एक अलग एग्जांपल भी लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास कैश का बैलेंस कितना था। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश का बैलेंस था 2 लाख, ठीक है। फिर मैंने पता किया कि भाई मेरी लैंड, जो मेरी ज़मीन है वो कितने की बिक सकती है। मुझे पता चला कि भाई ज़मीन के तो रेट गिरे हुए हैं। मेरी ज़मीन मेरी बुक्स में 2 लाख की थी बट वो बिकी ही 1 लाख की है, ठीक है। फिर मैंने पता किया कि भाई मेरी बिल्डिंग 4 लाख की थी, क्या करूं? बेच दूं। अगर मैं इसको बेच देता हूं तो मैंने बेच दी अपनी बिल्डिंग को, और बिल्डिंग को बेचकर मेरे पास मान लेते हैं 50,000 है, नहीं बिक पाई 4 लाख की, 50,000 की बिक गई। अब आप देखिए मेरे पास पैसा आया कितना। मेरे पास 2 + 1 3,50,000 कैश में अभी मेरे पास है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे पार्टनर्स कैपिटल को पैसा देना पड़ेगा या फिर हमें लोन का या फिर क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ेगा? हमें सबसे पहले आउटसाइडर का पैसा देना पड़ेगा। लोन का कितना बैलेंस है? 5 लाख, और क्रेडिटर का 1 लाख। हमें 6 लाख की पेमेंट करनी है, आप देखो। लेकिन हमारे पास कैश है कितना? 3,50,000। अब आप मान लेते हैं कि अगर मैं 6 लाख की पेमेंट लोन प्लस क्रेडिटर को अगर मैं करता हूँ 6 लाख की पेमेंट, तो क्या मैं कर पाऊंगा? आंसर इज नो, क्योंकि मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है? 3,50,000। अभी मुझे और कितना चाहिए? मुझे चाहिए 2,50,000। ये 2,50,000 कहाँ से मंगाऊंगा? ये पार्टनर्स अपने घर से लाएंगे, चाहे अपना घर बेच कर लाएं, चाहे अपने बर्तन बेचें, किसी भी तरीके से बिजनेस से पैसा लेकर आएंगे ताकि हम आउटसाइडर्स का पैसा पे कर पाएँ। तो ये सब क्या था? प्रैक्टिकली हमने समझा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे टॉपिक्स की बात करूँ, सो टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे नंबर 1 इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किस चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है उसमें वो आपसे जर्नल्स भी पूछ सकते हैं एंड वो आपसे लेजर अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं। जर्नल भी पूछ सकते हैं, प्लस वो आपसे लेजर अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं। तो हम आने वाले टॉपिक्स में एक तो हम जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे, प्लस साथ में हम लेजर अकाउंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर लेजर अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो लेजर अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन होते हैं? यहाँ पर सिर्फ 4 लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। नंबर वन इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड नंबर टू इज पार्टनर्स लोन अकाउंट।
लोन अकाउंट। नंबर थ्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर फोर इज, चाहे मैं इसको कैश अकाउंट बोलूँ चाहे मैं इसको बैंक अकाउंट बोलूँ, बेसिकली ये एक कैश बुक हो सकती है जहाँ पर हमारा पैसा आएगा और जाएगा। तो बेसिकली अगर हम समझे तो हमारे एग्जाम में जर्नल का क्वेश्चन भी आ सकता है और हमारे पास लेजर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जर्नल भी हम सीखने वाले हैं, लेजर भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में जैसे हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसके बाद में लास्ट में मैं आपके जर्नल प्लस लेजर का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूँगा, उसको सोल्व करके बताऊँगा कि आप एग्जाम में किस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं रियलाइजेशन की। मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपने बिजनेस की सारी एसेट्स को बेच दिया, लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया और जो पैसा बचा वो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं रियलाइजेशन। अब आपके एग्ज़ाम में या तो आपसे पूछा जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें सीखने वाले हैं, रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे मेंटेन करेंगे प्लस आप एंट्रीज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप रियलाइजेशन की एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज, तो वो कैसे कैसे होंगी। तो ध्यान देना मेरे साथ, मैं वन बाय वन आपको समझाते हुए चलूँगा। नंबर वन, सबसे पहले ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रियलाइजेशन। देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो एक बिजनेस बंद करना है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए एक बिजनेस बंद करना है। अब तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज ही वो बिक जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने सारी एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को एक जगह कहीं पर ले जाकर बंद कर देते हैं। तो हम वही यहाँ पर करने वाले हैं, हम सारे के सारे अपनी बैलेंस शीट को खाली करेंगे सबसे पहले। तो अपनी बैलेंस शीट को खाली करते हुए टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी एसेट्स को यहाँ से उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। वैसे ही ये लायबिलिटीज़ वगैरह भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वन अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू रियलाइजेशन। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है। आप मुझे ये बताइए कि जो एसेट होती है उसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि एसेट्स का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। या फिर कोई भी एक्सपेंस है उसका नेचर भी क्या होता है, डेबिट होता है। और इसके अलावा बाकी कैपिटल है, लायबिलिटी है, या फिर आपकी कोई इनकम है, उसका नेचर या उसका बैलेंस की बात करूँ तो वो होता है क्रेडिट। तो वैसे ही अगर मैं एसेट्स को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ तो उसका नेचर होता है डेबिट। और जब मैं अपनी बैलेंस शीट से उठाकर उसको ट्रांसफ़र कर दूँगा कहीं पर, तो वो डेबिट नेचर वाली चीज़ हमारी बैलेंस शीट से ख़त्म हो जाएंगी। रूल कहता है कि जब भी डेबिट वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो उसका उल्टा कर दो, क्रेडिट। एसेट्स को आप एंट्री में क्रेडिट कर दो, बिल्कुल सिंपल है। अब आप कहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करने वाले हो, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, एसेट को तो आप कर दोगे क्रेडिट टू एसेट्स। डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ये हो गई हमारे एसेट को ट्रांसफ़र करने की एंट्री। अब यहाँ पर कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि एसेट साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर वन की बात करूँ तो ध्यान रहे, कैश इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। कैश इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, फिर कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इट विल बी ट्रांसफर टू, इट विल बी ट्रांसफ़र टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखें, एसेट साइड में से जब भी आप बैलेंस शीट खाली करेंगे तो कैश अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करना रियलाइजेशन अकाउंट में। आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है कैश या बैंक अकाउंट में। पॉइंट नंबर टू, और आई कैन से नोट नंबर टू, आपको ध्यान रखना है, accumulated losses are not transferred to
realization account but are transferred to partners capital account। जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज होंगे उनको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। फिर कहाँ ट्रांसफ़र करना है? उनको आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में। अब आप पूछेंगे कि भैया ये सर ये जो होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेज ये क्या क्या होता है? तो वैसे तो मैंने ये वीडियो आपको अपलोड पहले से कर रखी है रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, बट स्टिल आपको बता देता हूँ कि एक्यूमुलेटेड लॉसेज में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और ये आपको मिलेगा एसेट साइड में। दूसरी बात, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करना रियलाइजेशन में, इसको भी आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि ये भी क्या होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेज। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, नोट, गुडविल इज ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम गुडविल को बेच सकते हैं, उससे बेचकर हमें पैसा मिल सकता है, इसीलिए उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है। ये यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है अपनी बैलेंस शीट से, तो क्या हमें लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करने पड़ेगा? आंसर इज़ यस। तो आप मेरे साथ लिखिए, ट्रांसफरिंग द लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप ये सोचिए कि लायबिलिटी का नेचर क्या होता है। लायबिलिटी का नेचर या बैलेंस की अगर बात करूँ तो वो होता है क्रेडिट। अब वो बिजनेस से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ख़त्म होने पर उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसीलिए हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये ट्रांसफ़र होके हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नोट्स ध्यान में रखने हैं, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे नोट्स अगर मैं बात करूँ, नंबर 1, नोट नंबर 1, all the provisions are transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी प्रोविज़न होगा उसको आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसे हो गया आपका नंबर 1, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। साथ ही साथ आपको पॉइंट नंबर 2 ध्यान में रखना है, जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो ध्यान रखिए कि आपकी जो इतनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। नंबर 1, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। नंबर 2, बैंक लोन हो सकता है। नंबर 3, थर्ड पार्टी का भी लोन हो सकता है। नंबर 4, पार्टनर के किसी रिलेटिव का भी लोन हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा मिसेस, इसका मतलब पार्टनर की वाइफ का लोन है। और जैसे आपकी अनपेड एक्सपेंसेस, कोई खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग है वो आपने पे नहीं किया, वो भी आपकी लायबिलिटी है। या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
ये सारी लाइबिलिटीज आपको पे कर देनी है। या फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इन सबको आपको ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। कुछ चीज़ें आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी, जैसे ध्यान रखिए पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 3 की बात करूं तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। कहाँ पर? रियलाइजेशन में। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनको आपको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल में। लिखिए बट आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफ़र होंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। के होते क्या हैं ध्यान रखिए। नंबर 1 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, नंबर 1 आपका क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है। साथ में और क्या हो सकता है? साथ में आपका हो सकता है कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। और क्या हो सकता है? साथ में आपका हो सकता है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। और क्या हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आती है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये वैसे तो होता ही है आपका क्या इसको बोलते हैं? एक्यूमुलेट प्रॉफिट, बट इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन में। दूसरा एक आपने सुना होगा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है, बट कब करना है? कब करना है? इफ़ देयर इज़ क्लेम। अगर क्वेश्चन में आपको क्लेम दे रखा है ना वर्कमैन कंपनसेशन का, मान लो किसी की टांग टूट गई, एम्प्लॉय की, कुछ भी ऐसा हो गया, तो अगर आपको क्लेम बता रखा है क्वेश्चन में, तो आपको इसको ट्रांसफ़र कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट में। अदरवाइज ये भी कहाँ चला जाएगा? ये भी चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, ये भी चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल, 2 चीज़ें हमने सीख ली। इसके बाद में नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो देखो हमारी जो एसेट्स ट्रांसफर्ड हुई हैं, एसेट्स ट्रांसफर्ड हुई हैं कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखो बेसिकली उसके साथ ना 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 चीज़ें हो सकती है। या तो उसको पार्टनर अपने घर लेकर चला जाए, यानी कि उसको बोलते हैं हम टेक ओवर बाय पार्टनर, या फिर हम उसको कैश में बेच दें। अब देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अपनी एसेट को बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2, क्या एसेट लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि एसेट आपके पास है ही नहीं। आपने उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर पार्टनर लेकर चला गया तो अगर पार्टनर लेकर चला गया, ध्यान रखिए फिर वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके पास कैश नहीं है क्योंकि आपने बेची नहीं है। तो अगर आप कैश डेबिट में नहीं लिख सकते तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब पार्टनर अपने घर लेकर चला गया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए मैं उसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, सिंपल। पॉइंट नंबर 4, अब जैसे हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रखा है कहाँ पर? रियलाइजेशन में, वैसे ही हमने क्या ट्रांसफ़र कर रखा है? लायबिलिटीज़ को, लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन। अब देखो लायबिलिटी के साथ में भी ना 2 चीज़ें होंगी। 2 चीज़ें क्या क्या होंगी? नंबर 1, या तो आप उसको
कैश में पेमेंट करेंगे या फिर आपकी लाइबिलिटी को हो सकता है पार्टनर टेक ओवर कर ले। इसका मतलब क्या है, पार्टनर कभी कभी सोचता है कि भाई ये तो मेरा पड़ोसी है, इसका पेमेंट तो मैं ही कर दूंगा, इसका मतलब उसने लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया। तो यहाँ पर नंबर 1 इज टेक ओवर बाय पार्टनर एंड नंबर 2 पेड इन कैश। अगर आपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो ध्यान से सुनिए, अगर आप पेमेंट करेंगे आपके पास से कैश जाएगा, और जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आप क्रेडिट में क्या लिखते हैं, टू कैश। बट क्या ये आप लाइबिलिटी डेबिट में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि आपके पास लाइबिलिटी है ही नहीं, आप तो ट्रांसफ़र कर चुके हो। इसीलिए आप डेबिट में क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश वट एवर द अमाउंट इज, ओके। बट अगर आपने पेमेंट नहीं किया, फॉर एग्जांपल पार्टनर लेकर चला गया, तो हमें पेमेंट किसको करना पड़ेगा, पार्टनर को करना पड़ेगा। तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर क्रेडिट में टू कैश नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है पार्टनर्स कैपिटल, और डेबिट में तो वही लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सिंपल, दोनों एंट्री मैंने आपको बता दी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 लिखिए, इफ any asset is taken over by liability। अगर आपकी किसी एसेट को लाइबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया तो इसकी एंट्री आपको नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी, बनेगी ही नहीं। कैसे, जैसे मान लो आप जब एसेट को कोई टेक ओवर करेगा तो आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन को क्या लिखोगे आप, ये देखो क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी टेक ओवर होगी तो क्या लिखोगे, डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट करके कट जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन में बोलता है कि किसी एसेट को किसी लायबिलिटी ने टेक ओवर कर लिया तो आपको एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में लिख कर आना है, खाली नहीं छोड़ना, नो एंट्री विल बी मेड, बस सिंपल, ख़त्म बात। अब फाइनली अब हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। तो सिंपली आपको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। आपको टी फॉर्मेट में अपने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना है। ये मैंने बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको टी शेप में अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज़ क्रेडिट साइड एंड दिस इज़ डेबिट साइड, ओके। अब वही यहाँ पर आपको लिखना होता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर वैसे ही पर्टिकुलर्स, यहाँ पर रुपीज़। अब देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है। आप बताइए एसेट्स का नेचर क्या होता है, एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। इसीलिए आप जब ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में एसेट्स को तो आप यहाँ पर लिख देंगे डेबिट में ही टू एसेट्स। और अगर आप लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए आप क्रेडिट में लिख देंगे बाय लायबिलिटीज, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में जब आपकी एसेट बिकेगी, आपके पास पैसा आएगा तो देखो एसेट आपने यहाँ ट्रांसफ़र करिए, पैसा किस साइड आएगा, इधर साइड में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय कैश, जो भी एसेट आपने बेची है उसका अमाउंट बाहर आ जाएगा। वैसे ही दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी एसेट बिके ही बिके, कैश ही आए आपके पास, हो सकता है पार्टनर भी लेकर जा सकता है। तो अगर पार्टनर लेके गया है तो आप कैश नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे पार्टनर का नाम बाय पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ सोल्ड इन कैश। अगर कैश में बेचोगे तो इधर बाय कैश लिखना है, और पार्टनर टेक ओवर करेगा टेकन ओवर बाय पार्टनर, सिंपल, ठीक है ना। वैसे ही लायबिलिटीज साथ में दो चीज़ें होंगी, या तो पेमेंट होगा या फिर पार्टनर लेके जाएगा। तो देखो अगर पेमेंट होता है तो पेमेंट किधर से होगा, लायबिलिटी का पेमेंट, लायबिलिटी का पेमेंट इधर से होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू कैश। इफ पेड इन कैश, इफ लायबिलिटी पेड इन कैश। अगर आपने लायबिलिटी का पेमेंट कैश में किया है तो आप इधर टू कैश लिखेंगे, और अगर आपकी लायबिलिटी टेक ओवर कर ली है किसने, पार्टनर ने, तो ध्यान रखिए तब आपको यहाँ पर लिखना होगा टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल। फाइनली क्या होता है, फिर आप इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपके रियलाइजेशन में आपको प्रॉफिट या फिर आपको लॉस कितना हुआ है। फिर आप क्लोज कर देंगे,
ध्यान रखिए, अगर यहाँ बैलेंस बचता है डेबिट में तो वो होगा आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। और अगर यहाँ बैलेंस बचता है, अगर इफ़, तो उसको हम बोलेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस। अब आप मुझे बताइए ये रियलाइजेशन प्रॉफिट या फिर रियलाइजेशन लॉस कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ से उठाकर मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। वैसे यहाँ से भी उठाकर आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। अब इस बैलेंस की अगर मैं एंट्री की बात करूँ, ये जो बैलेंस बचा है ना, ये जो बैलेंस बचा है लास्ट में क्लोज करने के बाद, ये आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और ये आपका लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल में। और अगर आपको रियलाइजेशन लॉस होता है तो फिर इसकी रिवर्स एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है कि पार्टनर्स इसमें रियलाइजेशन की क्या क्या एंट्री बनाएंगे और हमारा साथ में रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा किस तरीके से, वो मैंने आपको समझा दिया है। आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और कैश हम किस तरीके से मेंटेन करने वाले हैं, और उसके बाद में हम फाइनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस।